नमस्कार। आप सभी को क्रांतिकारी प्रणाम। दोस्तों, कौन जीत रहा है उत्तराखंड? बीजेपी, कांग्रेस या तीसरे मोर्चे की कितनी ताकत है? आज हम उत्तराखंड की पांचों सीटों का राजनीतिक विश्लेषण करेंगे, तो इस एपिसोड को शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि उत्तराखंड की राजनीतिक स्थितियों का जो ग्राउंड रियलिटी टेस्ट है, इस खास वीडियो से हम आपको बताएंगे। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं टिहरी से, क्योंकि टिहरी वर्तमान समय में सबसे हॉट सीट बनी हुई है। त्रिकोणीय मुकाबला फिलहाल टिहरी में नज़र आ रहा है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की महारानी हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के गुनसोला जी हैं, और तीसरी तरफ उत्तराखंड बेरोजगार संगठन के अध्यक्ष बॉबी पवार हैं। तो ऐसे में टिहरी का गणित जो है बड़ा रोचक है। तीनों ताकतों ने अपनी पूरी शक्ति लगाई हुई है। भारतीय जनता पार्टी मसूरी में नरेंद्र मोदी की रैली करवा चुकी है, तो गुनसोला जी भी अपना दल बल लेकर के ग्राउंड पे प्रचार पे जुटे हुए हैं। बेरोजगार संगठन के अध्यक्ष बॉबी पवार भी लगातार चीज़ें चल रहे हैं। अगर टिहरी के सियासी समीकरणों को देखें तो फिलहाल बीजेपी की राह आसान नज़र आ रही है। उसका कारण है क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अधिकांश वोट को इस बार बॉबी पवार डेंट कर रहे हैं। बीजेपी को भी बॉबी पवार डेंट करते वहाँ पर नज़र आ रहे हैं, लेकिन कंपैरेटिवली जो कांग्रेस का वोटर है वो ज़्यादा बॉबी पवार की तरफ गया है। तो उम्मीद जताई जा रही है कि कांग्रेस पार्टी वहाँ पे थर्ड तक भी जा सकती है, अगर वोट बहुत ज़्यादा बॉबी पवार की तरफ टिल्टेड हो गया। और बहुत कहीं ना कहीं अगर बेरोजगार संघ प्रभावी हुआ तो क्या पता परिणाम किस पक्ष में आ जाए। लेकिन हाल फिलहाल बीजेपी के अगेंस्ट का वोट स्प्लिट होता हुआ टिहरी में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। बीजेपी विरोधी वोट बराबर दो भागों में टूट रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं हरिद्वार के गणित की। जिस सीट के लिए हरीश रावत जी और करण मेहरा के बीच सियासी जंग हो गई थी कि टिकट किसे मिलेगा, और कई लोगों ने निश्चित तौर पर यहाँ पर दावेदारी की, क्योंकि हरिद्वार कहीं ना कहीं अल्पसंख्यकों और दलितों का यहाँ पर अधिक वोट बैंक है, और जो सवर्ण वोट बैंक है वो कम है। तो बीजेपी की कमज़ोर नब्ज यहाँ पर मानी जा रही थी, और बीजेपी ने भरोसा जताया है त्रिवेंद्र सिंह रावत जी पर। वहीं उमेश कुमार एक निर्दलीय के रूप में पावरफुल फैक्टर के तौर पर देखे जा रहे हैं, और हरीश रावत जी के सुपुत्र यहाँ पर मैदान में कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। आप मोटा मोटा ये मान लीजिए कि हरीश रावत जी खुद उत्तराखंड में कहीं बहुत ज़्यादा प्रचार में दिख भी नहीं रहे, बल्कि हरिद्वार को ही वो प्रमुखता से बना रहे हैं। अर्थात वास्तविक रूप में चुनाव तो हरीश रावत ही लड़ रहे हैं, लोगों का ये कहना है। अगर हरिद्वार के समीकरणों की बात करें, अगर उमेश कुमार को हम ग्राउंड से हटा दें, क्योंकि जो उमेश कुमार जी का वोट बैंक है वह दलित और मुस्लिम वोट बैंक बाहुल्य तौर पर माना जाता है, और फिर वही बात जो टिहरी में कहानी डिसाइड हो रही है वही हरिद्वार की कहानी भी बन रही है त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए। क्योंकि अगर उमेश कुमार यहाँ पर ग्राउंड पे नहीं होते तो निश्चित तौर पर बीजेपी की ये वाली सीट डूबने की पूरी संभावनाएं बता रहे थे, कई जानकार बोल रहे थे। लेकिन अभी भी टक्कर कहीं ना कहीं हरिद्वार में बनी हुई है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी पूरा दमखम लगा रही है, और हरीश रावत जी ने हरिद्वार को ही एक किले के रूप में जो है सुरक्षित करने की बात की है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि हरिद्वार का गणित भी अभी थोड़ा बहुत ठीक ठाक है, लेकिन ओवरऑल बीजेपी के फेवर में ही ये जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि तीसरा मोर्चा यहाँ पर खड़ा है। अब हम बात करते हैं पौड़ी सीट की। पौड़ी सीट जो कि अंकिता भंडारी के मुद्दे के लिए कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में चर्चा में। अंकिता भंडारी का मुद्दा इतना बड़ा था कि देश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर भी उस मुद्दे की चर्चा हुई। स्मृति ईरानी से तक उसके सवाल पूछ दिए, और उसी मुद्दे के बीच पौड़ी में त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है। कहीं ना कहीं अंकिता भंडारी जी की माता जी और आशुतोष नेगी जो है वहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं एक साथ होकर के। बीजेपी के कद्दावर नेता जो कि राष्ट्रीय स्तर पर एक पावरफुल नेता माने जाते हैं, अनिल बलूनी, और तीसरा कहीं ना कहीं जो कि गणेश गोदियाल, जो उत्तराखंड के सबसे पावरफुल कांग्रेस लीडर के तौर पर देख रहे हैं। तो पौड़ी का मुकाबला भी बहुत दिलचस्प बना हुआ है। अब पौड़ी के मुकाबले में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को कहा जा रहा है कि अगर उत्तराखंड में कोई एक सीट अगर कांग्रेस पार्टी निकाल सकती है तो पौड़ी का है, क्योंकि पौड़ी के गणित में कहीं ना कहीं आशुतोष नेगी ग्राउंड पर टक्कर दे रहे हैं। अब लेकिन अंकिता भंडारी के जो चाहने वाले वोटर हैं वो किस तरफ जाएंगे? वो अगर ये देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी को वोट देने से ही पौड़ी खिसक सकता है, तब तो अगर वो
आपके गोदियाल जी की तरफ चले गए तो पौड़ी का कॉन्टेक्स्ट बीजेपी के लिए टफ हो सकता है। जो एक तरफा वो टिहरी और हरिद्वार या अन्य जगहों पे लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है, वो कहीं ना कहीं पौड़ी पे उनका विजय रथ रुक सकता है अगर अंकिता भंडारी वाले मामले में आशुतोष नेगी जी को बहुत ज़्यादा वोट न मिल के वो वोट टिल्टेड हो जाए टू द कांग्रेस पार्टी। क्योंकि जितने भी ग्राउंड के सूत्र हैं आशुतोष नेगी प्रचार प्रसार जरूर कर रहे हैं, लेकिन जीतने की स्थिति तक पहुंचेंगे ऐसा स्थानीय पत्रकारों का और सूत्रों का मानना बहुत हद तक मुश्किल लग रहा है। तो इसलिए ये जनता की बात है कि जनता यही कमोबेश देखते हैं कि कौन कंटेंडर जीत सकता है, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर सामने आता है। अब बात करते हैं अल्मोड़ा लोकसभा सीट की। देखिए अल्मोड़ा लोकसभा सीट में सीधे सीधे फाइट बीजेपी और कांग्रेस की है, कोई तीसरा मोर्चा यहाँ पर प्रभावशाली नहीं दिखाई दे रहा है। क्योंकि अल्मोड़े में जो तीसरे मोर्चे के पक्षकार थे, चाहे राष्ट्रनीति संगठन के लोग थे, धर्मनिरपेक्ष युवा मंच के लोग थे, अन्य लोग थे, उन्होंने चुनाव में सीधे भाग लेने से इनकार कर दिया। तो टक्कर सीधे सीधे बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही यहाँ पर दिखाई दे रही है। ऐसे में अगर दो कोणीय मुकाबले की बात की जाए तो स्थानीय सांसद अजय टम्टा और प्रदीप टम्टा, अगर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर कोई उम्मीदवार नया एक्सपेरिमेंट करती, यशपाल आर्या किसी अन्य को लेकर के आती, तो मुकाबला बहुत क्लोज कॉन्टेक्स्ट हो सकता था। क्योंकि अजय टम्टा के प्रति नाराजगी लोगों में काफ़ी दिखाई दे रही है। ग्राउंड पर लोग कह रहे हैं कि 10 साल में इनके हमने बहुत ज़्यादा एक्टिविटी ग्राउंड पर देखी नहीं, और मोदी जी के नाम पर ही पहले भी वोट लेने आते थे, अभी भी आ रहे हैं, और ये ग्राउंड की रियलिटी है। लेकिन प्रदीप टम्टा जी कहीं ना कहीं उतना दमखम से लड़ पा रहे हैं ऐसा नहीं दिखते, और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी बहुत ज़्यादा एक्टिव अल्मोड़ी की रिपोर्ट से में तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ बागेश्वर चंपावत वाली जो सीट है, अभी भी कुछ समय अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता ग्राउंड पर आखिरी के दिनों में भी दमखम लगाए तो हो सकता है, लेकिन हाल फिलहाल बीजेपी को यहाँ पर एज मिलता हुआ मेरे हिसाब से तो दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें अंतिम सीट, जो कि कह सकते हैं कि आप नैनीताल की सीट है, नैनीताल की सीट भी अपने आप में बहुत ही फंसी हुई सीट मानी जा रही है। लेकिन अजय भट्ट कहीं ना कहीं एक जमरानी बांध परियोजना को लेकर के उनने थोड़ा बहुत काम करने की कोशिश की, और हाल फिलहाल वहाँ पर एक बड़ी घटना हुई थी बनभूलपुरा की। अब बनभूलपुरा की घटना से हल्द्वानी के उस पर जो दो ध्रुवीय मुकाबला है बीजेपी और कांग्रेस, एक जोशी जी और अजय भट्ट जी के बीच जो मुकाबला है, तो कहीं ना कहीं जोशी बनाम भट्ट जी की इस मुकाबले में बनभूलपुरा की घटना भी वोटों के ध्रुवीकरण को एक मजबूत आधार स्तंभ दे सकती है। ये बात बड़े स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं बनभूलपुरा के अगर आप घटना को देखें से ये माना जा रहा है कि एक वोटों का ध्रुवीकरण यहाँ पर बहुत ही हो सकता है, लेकिन अब वो ध्रुवीकरण एक धर्म विशेष तक रह गया, सामने भी उसके इस तरफ वोटों का ध्रुवीकरण होगा, ये अपने आप में देखने की बात है। लेकिन बनभूलपुरा हल्द्वानी की इस समय की राजनीति में एक बड़ा ठोस भूमिका निभा रहा है। तो ये तो था हमारा विश्लेषण कि उत्तराखंड में अभी राजनीतिक हालात क्या है। आप लोगों को क्या लगता है, आप क्या हमारे विश्लेषण से सहमत हैं? इस बात को आप जरूर अपने कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और सबसे बड़ा एग्जिट पोल लेकर भी राष्ट्रनीति आएगा वोटिंग खत्म होने के बाद, तो आप अपनी बेबाक राय जरूर दें। और फिर कहूँगा वीडियो को शेयर जरूर करें और देखते रहें राष्ट्रनीति उत्तराखंड।